चलिए कार्तिक रेड्डी जी हमारे साथ है। और कार्तिक रेड्डी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या केसीआर जैसे सीनियर नेता राहुल गांधी की छत्र छाया में या ममता बनर्जी की छत्र छाया में एक यूनाइटेड ऑपोजिशन एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या केसीआर जैसे एक्सपीरियंस लीडर जो यूपीए की सरकार में पहले थे, बाद में अलग हो गए, अब उसी यूपीए के अंदर सोनिया गांधी की अध्यक्षता और राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि इतने सारे जो नाम निकल कर आ रहे हैं, इनमें से प्राइम मिनिस्टर फेस बनेगा कौन? नमस्कार नाविका जी। मैं एक बार सुधांशु जी और बीजेपी के जो भी प्रवक्ता इस चीज की जो घमंड बताते हैं कि जो 2024 में इनको कौन सी की कंपटीशन नहीं रहने वाली है, मैं इनको हिंदुस्तानी सियासत की इतिहास याद करना चाहता हूं। इमरजेंसी के बाद भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी यही सोच थी कि हाँ, कांग्रेस पार्टी से बड़ी कोई सी भी पार्टी नहीं थी। मैं ये भी याद करना चाहता हूं, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे भारत देश के, शायद मैं सोचता हूं कि राजीव गांधी जी की भी यही सोच थी, क्या हमारी कोई सियासती पार्टी है ही नहीं दूसरी तरफ कोई हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। मैं हिंदुस्तान की सियासत की इतिहास साफ साफ बताती है, जब कहां भी जरूरत है कि हिंदुस्तान के लोग खुद एक ऑपोजिशन पार्टी बन के सामने आएंगे और खुद एक नेता बनाएंगे। मैं और एक बात साफ बताना चाहता हूं, वो मेरी सोच है। 2024 की चुनाव एक इंडियन इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री के वाटरशेड मूवमेंट होने वाली है। किस तरह 1971 की इलेक्शन आफ्टर श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स पूरा लेफ्ट सोशलिस्टिक और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तरफ मुड़ गई थी, वही तरफ मैं बताना चाहता हूं 2024 में भी इंडियन इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री की एक वाटरशेड मूवमेंट होने वाली है। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं नाविका जी, लास्ट 8 इयर्स में 10 साल में 2024 में जब प्रधानमंत्री बनने की जरिए कैंपेन में जब थे, क्या क्या वादा इस देश से करे थे। 2 करोड़ नौजवानों की रोजगारी की बात करे थे। 15 लाख रुपए हर गरीब की अकाउंट में काला धन जमा हो जाएगी, इसकी बात करे थे। इंडियन इकोनॉमी बनेगी $5 ट्रिलियन की, इसकी बात करे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं सुधांशु जी को, क्या आप पॉलिटिक्स ऑफ डेलिवरेंस की बात करेंगे या उनकी बुनियाद पे वोट पूछेंगे, या पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जेंस की? आज क्या हाल है, आज इन्फ्लेशन की क्या हाल है, प्राइस राइज की क्या हाल है, रुपये की क्या हाल है। आज हिंदुस्तान के सामने एक वाटरशेड मूवमेंट की एक प्रश्न आ गया है, ऐसा कि इंडिया हैज टू डिसाइड वेदर वी हैव टू गो टुवर्ड्स पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जेंस और पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस। चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस होगा, पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी खत्म हो रही है। लास्ट इलेक्शन में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी चुनाव हारी, तो वहां पे आप देख लीजिए बादल परिवार, हरियाणा में हुड्डा परिवार, यूपी में यादव परिवार, लालू जी का परिवार बिहार में, इवन आपके राज्य में मुख्यमंत्री जी की बेटी, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी का बेटा, चाहे देवेगौड़ा जी के बेटे, चाहे अशोक गहलोत जी के बेटे। पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरेंस आ रही है, पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी खत्म हो रही है। हाँ, एक बात मैं कह दूं, कार्तिक जी ने कहा घमंड की तो समस्या है, मतलब इतना घमंड सब में आपस में है, कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि एक भी पार्टी कभी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो फिर चाहे मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह, राजनारायण जी या जगजीवन राम, नीलम संजीव रेड्डी जी या देवराज अरस, आपस में ही तो घमंड में सब टूट गए थे। जिस समय जनता पार्टी टूटी थी, अटल जी की कविता की वो पंक्ति बताता हूं, वही हश्र होने की बात है। उन्होंने दुखी होकर कहा था, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो यही समस्या होगी, अपने आप को दिखेंगे पर अपनों के मेले में सच्चा मित्र कोई नहीं दिखेगा आपको। सच्चे मित्र की बात हो रही है तो राजीव रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी मित्रता है किससे? क्योंकि 8 बार जब शपथ ले चुके हैं नीतीश जी, उसमें मित्र कई बार बदले।
2 साल पहले कोई, उसके बाद कोई, और एक बार जब साथ छूटता है तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से, अब वही लोग आकर गले लग जाते हैं। और आप कहते हैं कि अहंकार नहीं है आपको, अहंकार नहीं है आपको, तो किस तरह से आप इस तरह की चीजें कहते हैं जब आपका साथ छूटता है? तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर अहंकार नहीं है तो कहां से आया ये प्रधानमंत्री बनने का सपना? क्योंकि सीटें तो आपकी कम होती चली जा रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो असेंबली चुनाव हो। तो क्या बिना सीटों के, बिना जनादेश के कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए नाविका जी, इसके पहले एक बहस में मैंने आपको आपके सवालों का काफ़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया था। ये सवाल क्यों क्षेत्रीय पार्टियों से ही पूछा जाता है कि आपने पाला बदला, आपके साथ कल कोई और था, आज कोई और है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी क्यों नहीं बता पाती है कि एनडीए के 2.5 दशक के सफ़र में स्थापना काल से लेकर आज तक कौन ऐसा है जिसको इन्होंने नहीं ठगा, नहीं डसा। तो मैं तो बस कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ मैं आऊँगा, इसलिए कि उस पर विस्तार से मैं जाऊँगा तो फिर पीडीपी से लेकर नवीन पटनायक और शिवसेना से लेकर कई तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो घटनाएं हैं, मैं तो कहूँगा राजनीतिक हादसा मैं कहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एक ऐसी अविश्वसनीय पार्टी है कि आप जिस दिन जुड़े, 20 में नीतीश कुमार जी को उम्मीदवार बनाया और साथ में ये चिराग पासवान के पीठ पर हाथ रख दिया कि लड़ करके इन्हें नुकसान पहुंचाइए, ये 2 दर्जे की पार्टी बन जाएंगे, उसके बाद ज़्यादा सीटें, ज़्यादा मंत्रिपरिषद में बर्थ मांगेंगे, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांगेंगे। सरकार बनने के बाद जिस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री आपके होंगे और ज़्यादा मंत्री आपके होंगे, उसके गवर्नेंस पर आप लगातार सवाल उठाएंगे। अब पहली बात। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, किसी नेता ने ये कहा कि मुझे खुद प्रधानमंत्री बनना है। हम ये मानते हैं, हर दल के नेता को ये लगता है, उनके प्रवक्ताओं को भी लगता है कि उनके नेता में असीम संभावनाएं हैं। जैसे हमारी पार्टी का मानना है कि निसंदेह नीतीश कुमार जी ने 40 वर्षों के संसदीय जीवन में बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री, राज्य के अनेक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अपने गवर्नेंस की एक छाप छोड़ी है। अब जहाँ तक छोटी पार्टी का सवाल है, घटते जनादेश का सवाल है, मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन ताज़ा हालात क्या हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स सामने रख दिए हैं। बिहार में 50% से ज़्यादा का वोट शेयर हमारा है और एक ग्रैंड अलायंस जमीन पर खड़ा हो चुका है, जिसमें पैन इंडिया प्रेजेंस वाली कांग्रेस है, जिसमें पैन इंडिया प्रेजेंस वाली लेफ्ट है, और बिहार की सबसे ताकतवर 2 क्षेत्रीय पार्टियां और अन्य 3 पार्टियां हैं।